हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो भाई क्या हाल चाल है सबके, सारे बढ़िया हो एकदम। तो भैया वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां पर तुम्हारे क्लास 10th के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो पहला चैप्टर है गणित का, वो मैं लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अब भैया देखो, तुमने जब बचपन में, बिल्कुल बचपन में चलते हैं, बिल्कुल तुम्हारी नर्सरी प्री नर्सरी वाली क्लास में आ जाते हैं, जब तुमने मैथ्स पढ़ना शुरू करा था तो सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी? सबसे पहली चीज पढ़ी थी गिनती, यानी कि संख्याएं, यानी कि हमारा नंबर्स। कौन से नंबर पढ़े थे भाई? नंबर पढ़े थे 1 2 3 4 5 6। टीचर ऐसे तुम्हें याद कराता था, तुम याद करते थे। ठीक है, सबसे पहले तुमने लेके 1 to 2 to 10 तक की संख्या याद करी थी, यानी कि 1 से 10 तक की संख्या याद करी थी। उसके बाद तुमने 1 से 20 तक करी, फिर 30 तक करी, फिर पहाड़े पढ़ना शुरू करे, और फिर उसके बाद पता नहीं कहां से किसी ने मैथ्स के अंदर एबीसी भी डाल दिया और हमारी बैंड बज गई। लेकिन 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 क्लास 10th का जो तुम्हारा ये पहला चैप्टर होने वाला है, ये बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहां पे तुम्हारी नर्सरी वगैरह की शुरुआत होती है, और वो है संख्याएं। ठीक है, यहां पर भी हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में? पहले चैप्टर में हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। क्लास 9th में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था, क्या? संख्या पद्धति, याद है? कक्षा 9 यानी कि क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। भाई साहब, ये चैप्टर में भी तुमने संख्याओं के बारे में ही जाना था। ठीक है, यहां पर तुमने पढ़ा था कि तुम्हारी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तुम्हारी परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब देखो, बाकी सबको तो लगेगा कि सर बिना समझाए ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है, सीधा चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन नहीं, मैं बाकियों की तरह नहीं हूं। मैं बिल्कुल तसल्ली से, तमीज से तुम्हें बेसिक से सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है मेरे लाल, बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। जहां से मैं शुरू करूंगा और जहां पर मैं क्लास को खत्म करूंगा, अगर बीच में कोई भी ऐसी चीज हुई जो कि तुम्हें ना समझ आ रही हो, तो बस क्लास एंड होने का वेट करना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि क्लास एंड होते होते तुम्हें इस क्लास में कराई जाने वाली हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है सबसे पहला वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविकता क्या होती है? वास्तविक होती है रियलिटी, यानी कि जो तुम्हें, क्या तुम अभी रियलिटी में हो, या तुम वास्तविकता में हो, या फिर तुम अभी इमेजिनेशन में हो, या कल्पना में हो किसी की। सोचो कि अभी जिस दुनिया में हम हैं, क्या वो वास्तविक है या काल्पनिक है? हमारे हिसाब से तो वास्तविक ही है भाई। ठीक है, तो कुछ वैसी ही संख्याओं के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब भैया देखो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। बोर्ड्स की परीक्षाएं हैं, क्लास 10th है, बोर्ड्स के एग्जाम होंगे। 110% इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। किसी के बस की नहीं है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने से रोक ले। 110% इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अंदर से निकल कर आता है हमारा LCM, यानी कि लय से पे, हमारा लय से, और हमारा HCF यानी कि में से। ठीक है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, ये दो चीजें हमारी इस प्रमेय के अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये तमीज से समझनी है। यही हमारी आज की क्लास का मेन फोकस होने वाला है। अगर तुमने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया, तो कम से कम अपने जो बोर्ड्स के नंबर के 3 से 4 मार्क्स पक्के करके चल लो। यानी कि अगर तुमने आज की क्लास पूरी ढंग से समझ ली अच्छे से, तो पहली ही क्लास में, सेशन की पहली ही क्लास में, मैथ्स की पहली ही क्लास में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे 3 से 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कहानी आगे बढ़ाई जाए। चले फिर, समझ में आ गया क्या करने वाले हैं। अपरिमेय संख्या, मेन फोकस इसका बाद में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तुम्हें वास्तविक संख्याओं के अंदर ही मैं अपरिमेय संख्या के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। और मैं कमल कौशिक, जो कि बिल्कुल वास्तविक तुम्हारा टीचर हूं, तुम्हें बताने वाला हूं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो भैया देखो, वास्तविक संख्या कुछ नहीं है। हमने जो बचपन से लेकर अभी तक
तुमने बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, ठीक है, जितनी भी संख्याएं, जो भी संख्या है, जिस तरह की संख्या तुमने पढ़ी है बचपन से लेकर अभी तक, उन सबको उठाकर एक कट्टे में भर दो, उस कट्टे का नाम रख दिया है वास्तविक संख्या। ठीक है, छुट्टी, सीधी सी बात। यानी कि बचपन से अभी तक जितनी भी तुम्हारी संख्याओं का समूह है उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो भैया देखो, वास्तविक संख्या जो है वो किस किस प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी है। ये देखो, ये बहुत बड़ा गोला दिख रहा है तुम्हें, ये जो सफेद वाला गोला है, ये सफेद वाला गोला ही तुम्हारा क्या है, ये सफेद वाला गोला ही है तुम्हारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और इस सफेद वाले गोले के अंदर अब तुम्हें बहुत सारे छोटे छोटे गोले दिख रहे होंगे, ठीक है, जिनमें से एक गोला है अपरिमेय संख्या का। ये क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। और बाकी इधर बहुत सारे छोटे छोटे गोले हैं, जिसमें सबसे बड़ा गोला जो है वो नीले रंग का है, परिमेय संख्या वाला, यानी कि बाकी के छोटे गोले इसी के अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कुछ इस तरीके से समझो, बिल्कुल एक कहानी शुरू करते हैं, ठीक है, एक कहानी है, एक स्टोरी है, इसे समझ लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा वास्तविक संख्याओं का खेल क्या है। ठीक है, तो देखो, वास्तविक संख्याओं का खेल शुरू हुआ सबसे पहले जब एक बंदा था, ठीक है, कोई भी समझ लो, कोई भी था पुराने जमाने में, उसे लगा कि यार एक बात बताओ, मेरे पास इतनी सारी भैंसें हैं, ठीक है, अब इतनी सारी भैंसों को वो गिने कैसे, उसे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, क्या है कैसे है, ठीक है। हर बार वो आता था, उसकी एक ना एक भैंस गायब हो जाती थी, लेकिन उसे पता ही नहीं होता था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके पास कितनी भैंसें। तो उसने कहा इस बार मैं दिमाग लगाऊंगा। उसने क्या करा, उसने भैंसों को गिनने के लिए सबसे पहला संख्या बनाई, सबसे पहली संख्या बनाई भैंसों को गिनने के लिए। और उस संख्या का, ये सिर्फ एक कहानी है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए केवल एक कहानी बनाई गई है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले प्रकार की संख्याएं हमारी निकल कर आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब ये क्या है, इसे ध्यान से समझना। देखो क्या बोला मैंने कि भाई बंदे ने भैंसों को गिनने के लिए बनाई थी संख्या, है ना, बंदे ने भैंसों को गिनने के लिए बनाई थी संख्या। तो गिनती कहां से शुरू होती है, गिनती शुरू होती है कहां से। अगर मैं तुमसे अभी बोल दूं कि अपनी क्लास में जितने बच्चे हैं मुझे गिन के बताओ, अपने घर में जितनी कुर्सियां हैं उन्हें गिन के बताओ, अपने घर में जितने पंखे हैं उन्हें गिन के बताओ, तो कहां से गिनना शुरू करोगे, सीधी सी बात है, एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एक से ही शुरू करोगे ना। तो बस ये जो संख्या जो एक से शुरू होती हैं और ये भाई साहब अनंत तक जाती हैं, ठीक है, इन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा गया। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या के बाद एक नया बंदा आया, उसने कहा एक बात बताओ, 6 से पहले 5 आ रहा है, 5 से पहले 4 आ रहा है, 4 से पहले 3 आ रहा है, 3 से पहले 2 आ रहा है, 2 से पहले 1 आ रहा है, 1 से पहले तो कुछ भी नहीं है, क्या करें इसका, 1 से पहले भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ तो होगा 1 से पहले। तो भैया उसने कहा ठीक है, मैं दूसरे प्रकार की संख्या बनाता हूं, जिन्हें उसने नाम दिया पूर्ण संख्या। ठीक है, और इस भाई ने कुछ नहीं किया, इस भाई ने कुछ नहीं किया, इसने क्या करा, जितनी प्राकृतिक संख्या थी वो सारी की सारी लिख ली, है ना, और बस उनमें क्या करा, 1 से पहले 0 लगा दिया। ये लो भैया, 1 से पहले 0 लगा दिया। अब जहां पर भैया देखो 0 यानी कि 0 और जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है उसे क्या बोला गया, उसे बोला गया पूर्ण संख्या। तो अब देखो यहां से बनता है 1 मार्क वाला क्वेश्चन, 1 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। आंसर बताओ कमेंट में, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, बताओ। अरे नहीं होती, कैसे होंगी, 0 पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है, साफ साफ दिख रहा है 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्याओं के अंदर तो आ ही नहीं रहा। तो हां, सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, लेकिन सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या जरूर होती हैं। तुम देख सकते हो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो अब देखो ये वाली कहानी हो गई यहां तक। अब दूसरी कहानी में, तीसरी कहानी में क्या चला, देखो पहली कहानी हो गई प्राकृतिक संख्या वाली, दूसरी हो गई पूर्ण संख्या वाली, तीसरी कहानी में क्या हुआ कि एक बंदे को लगा, वो बैठा था भाई शिमला, कहां बैठा था, शिमला। ठीक है, अब वो शिमला बैठा था,
ठीक है। और शिमला में रात के टाइम पे क्या हुआ, टेम्परेचर जो था यानी कि तापमान जो था वो 0 डिग्री से भी नीचे चला गया। उसके पास एक स्केल था तापमान नापने वाला। ये सारी कहानियां जो है इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ये कहानी मैं सिर्फ अपने हिसाब से बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। तो पता लग रही है जाके सर्च करने लगो कि पूर्णांक किसने बताया और कह रहे हो कि सर ऐसा कुछ भी नहीं था जो कहानी आपने सुनाई है। ये कहानी सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए सुना रहा हूं, तो समझ लो। तो देखो भैया बैठा था शिमला में, तापमान चला गया 0 डिग्री से नीचे, ठीक है। उसने स्केल पे देखा कि भाई 0 डिग्री से भी नीचे चला गया अब तो तापमान। लेकिन जब तक पूर्ण संख्या थी हमारे पास 0 डिग्री से नीचे नापने के लिए कुछ था ही नहीं। तो उसने क्या कहा, उसने कहा सुनो, मैं सारी पूर्ण संख्याओं को एक तरफ रखता हूं और मैं एक संख्याओं का नया समूह बनाता हूं जिसे नाम दिया पूर्णांक, ठीक है। इसने कहा सारी पूर्ण संख्याओं को एक तरफ रखो, 0, ठीक है, 0, और 0 के एक तरफ आ गई ये 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक। और इसने कहा कि भैया 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर मैं रखूंगा दूसरी संख्याएं जो कि हैं ऋणात्मक, -1, -2, -3, -4, -5, और ये जाएगा भैया माइनस अनंत तक, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि 0 के सीधे हाथ की तरफ यानी कि दाएं हाथ की तरफ, है ना, दायां हाथ, दाएं हाथ की तरफ तो सारी कैसी आ गई, धनात्मक पूर्णांक। ये सारी पॉजिटिव यानी कि प्लस संख्याएं हैं, ठीक है। तो इन्हें बोल दिया धनात्मक पूर्णांक। और 0 के बाईं तरफ हमारे सारे क्या आ गए, 0 के बाईं तरफ आ गए हमारे बाईं ओर यानी कि बायां हाथ, बाएं हाथ की तरफ आ गए हमारे सारे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। तो अब देखो एक तरफ धनात्मक पूर्णांक हो गए, एक तरफ ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। अब उसे लगा कि हाँ अब तो मैंने सारी संख्याएं ले ली, अब मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सारी संख्या ले ली। लेकिन फिर एक और नया बंदा आ गया अपनी चौथी कहानी लेकर। वो कहता है एक बात बताओ, इधर आओ, तुमने सारी संख्या ले ली, ठीक है, ये बताओ इसमें वो कहां है। अगर मैं किसी चीज का आधा कर दूं तो वो 1/2 बनता है, 1/2 बताओ कहां है। वो कह रहा वो तो कहीं भी नहीं है सर, वो तो कहीं भी नहीं है। तो भैया उसने कहा कि जब सारे जो भिन्न है वो यहां पर है ही नहीं, तो भैया उन्हें कहां रखोगे, वो भी तो संख्याएं ही हैं। 1/2, 3/5, 7/8, 9/11, ये सब भी तो संख्या ही है, लेकिन ये तो यहां नहीं है। तो उसने कहा चलो अब मैं अल्टीमेटली एक काम करता हूं, ये जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, और आपके जो भी भिन्न है, ठीक है, उन्हें लेकर मैं संख्याओं का एक नया समूह बनाता हूं जिसे नाम दिया परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। और इन संख्याओं की कहानी क्या है, इन संख्याओं की कहानी यह है बच्चों कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, और Q जो है यानी कि जो हर है, Q यानी कि हर, देखो बटे वाली संख्या में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश बोला जाता है, जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हर बोला जाता है। तो परिमेय संख्या जो कि P/Q के रूप में होती है, उसमें सबसे पहली चीज तो P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और दूसरी चीज बच्चों तुम्हारा जो हर है यानी कि जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी ऐसा नंबर उठा लो जिसे तुम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जैसे कि तुम्हारा -3/5, -1/2, ठीक है, या 1/2, या 7/8, या 9/11, तुम कुछ भी ले लो। ये सारी संख्या कैसी हैं, इन्हें तुम P/Q के रूप में लिख रखा है। यहां पर आपका अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है ना, -3 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। तो ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन अभी तक तुमने देखा कि परिमेय जो आपकी प्राकृतिक संख्या थी वो पूर्ण संख्या में आती है, जो आपकी पूर्ण संख्या थी वो पूर्णांक के अंदर आती है। तो क्या सारे पूर्णांक परिमेय संख्या के अंदर आएंगे,
-3, 0 और 7, ये सब पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है ना। क्या ये सारे पूर्णांक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या की परिभाषा पे ध्यान दो कि P बटे Q के रूप में होनी चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए जहां पर Q क्या हो, 0 के बराबर ना हो, है ना। तो अगर तुम देखो तो इन सभी पूर्णांकों को, इन तीनों पूर्णांकों को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं -3 को लिख सकता हूं -3/1, है ना। -3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, P बटे Q के रूप में लिखा गया, ये क्या बन गई, परिमेय संख्या। मैं 0 को लिख सकता हूं 0/1, ठीक है, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, P बटे Q के रूप में लिखा गया। और ध्यान से सुनो, उसने अंश के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने केवल बोला है कि हर 0 नहीं होना चाहिए। उसने अंश के बारे में कोई कहानी नहीं बताई, उसने बताया बस हर 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर हमारा हर 0 नहीं है, तो भैया ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। सेम इसी तरीके से मैं 7 को लिख सकता हूं 7/1, 7/1। तो यहां पर भी क्या बन गया, यहां पर भी हमारी क्या हो गई, ये भी एक परिमेय संख्या बन गई। तो अब अगर तुम देखो बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है कि सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, और सारे के सारे पूर्णांक तुम्हारे परिमेय संख्या होती है। तो तुमसे अगर अब कोई बोल दे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, ऑब्वियसली है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, ऑब्वियसली है। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है। 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है, नहीं। तो भैया सभी प्राकृतिक, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते। तो ये तुम्हारा परिमेय संख्या का पूरी कहानी हो गई कि भैया देखो, परिमेय संख्या के अंदर तुम्हारा पूर्णांक आते हैं, पूर्ण संख्या आती है और प्राकृतिक संख्या आती है। उसके बाद देखो, अब परिमेय संख्या तक की कहानी में हमने पढ़ लिया था कि जो हमारे क्या कहते हैं, बटे वाली संख्या है, या जो हमारे वैसे नंबर है जो कि बटे में आते हैं, भिन्न के रूप में आते हैं, वो हमारा परिमेय संख्या के अंदर आ गए। लेकिन अभी भी हमने यहाँ पर रूट के बारे में बात नहीं करी थी, रूट के बारे में बात नहीं करी थी, जैसे √2, √3, √5, तो ये भी तो नंबर है, ये कहाँ जाएंगे। तो इनके लिए एक अलग से समूह बनाया गया और उस समूह को नाम दिया गया अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या का बिल्कुल उल्टा। परिमेय संख्या क्या थी, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर ना हो 0 के, सिंपल। उसका उल्टा कर दो, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय है, ठीक है। यानी कि ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q बराबर हो 0 के, Q बराबर ना हो 0 के। जैसे √2 को तुम कहोगे कि सर √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय बन गई, लेकिन मेरे लाल नहीं बनी। क्यों? क्योंकि √2 एक पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए तुम्हारा अंश और हर दोनों को पूर्णांक होना जरूरी है। √2/1 में √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बच्चों ये था तुम्हारा परिमेय और अपरिमेय संख्या की कहानी, ठीक। क्लास 9th में तुमने इनके दशमलव प्रसार के बारे में भी पढ़ा है कि जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवृत्ति का होता है। मतलब या तो वो दशमलव के बाद खत्म हो जाता है, या फिर वो दशमलव के बाद रिपीट होता रहता है, जैसे कि 0.33333333, 0.12121212, 0.5454444444, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, या तो दशमलव के बाद खत्म हो गया आपका क्या प्रसार, या फिर वो अनंत तक जा रहा है। लेकिन अपरिमेय संख्या जो होती है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का होता है। कैसा होता है, अशांत अनावृत्ति का, यानी कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसके अंदर आपका दशमलव के बाद ना तो वो प्रसार खत्म होगा और ना ही क्या होगा, रिपीटेशन होगा, यानी कि रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.010001000001, ठीक है, और इस तरीके से वो आगे तक जाता रहेगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, तुम्हारी जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इन सबको उठाओ और एक साथ रख दो तो क्या बनती है, वास्तविक संख्या। बस यही है वास्तविक संख्या की कहानी, ठीक है। तो वास्तविक संख्या सबको क्लियर हो गई। अब तुमसे कोई पूछता है कि क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं हैं, हाँ। क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, हाँ। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या भी क्या है,
हमारी वास्तविक संख्या है और अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं हो सकती। सिंपल सा लॉजिक, खत्म। यहां से तुम्हारा 1 नंबर वाले सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के 1-1 नंबर वाले सवाल पूछे जाते हैं। अब सीधा चलते हैं हम किस पर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है, जो कि है हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। बस उससे पहले एक बार ये चार्ट बना लो तुम लोग, या तो वो पहला वाला बना लो या ये वाला बना लो। मैंने दोनों चार्ट बनाए हैं। ठीक है, वो तुम्हारा वेन डायग्राम टाइप है और ये तुम्हारा एक फ्लो चार्ट है, जिससे तुम आराम से प्रोसेस समझ सकते हो। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय आ गए। ठीक है, परिमेय के अंदर पूर्णांक और भिन्न आ गए। ठीक है, पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या आ गई। पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या और जीरो आ गए। सिंपल, ये चार्ट बना लो। ठीक, और अब हम चलते हैं सीधा हमारी अगले टॉपिक पर, जिसमें से तुम्हारा पक्का 110% सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, अब इसकी कहानी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें 2 संख्याओं के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में तुम पहले से भी जानते हो, और उनका नाम है क्या, उनका नाम है भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य, या फिर शुरुआत करते हैं हम अभाज्य से, ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। अभाज्य संख्याएं, तो देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें केवल खुद से या उसके अलावा एक से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, या फिर मैं बोलूं कि वो संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो तुम्हारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन सिंपल परिभाषा याद करते हैं कि ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें आप खुद से या केवल एक से पूरी तरीके से विभाजित कर सकते हो, वो अभाज्य संख्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई, ये लड़ाई दंगे वाले लोग होते हैं, ये आपस में घुल मिल के रहते हैं, ये सबसे यारी दोस्ती नहीं करते। ठीक है, इनका काम है खुद से करो, या फिर इन्होंने अपना एक बेस्ट फ्रेंड बना रखा होता है एक, ये उससे बातचीत करते हैं, बाकी किसी से नहीं करते। क्लास में होता है ना ऐसे कुछ बालक, ये वही वाले बालकों में से हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है तुम्हारी 2। 2 को या तो तुम 2 से विभाजित कर सकते हो पूरी तरीके से, या 1 से। इसके बाद आता है 3। 3 को या तो तुम खुद से 3 से ही विभाजित करोगे या 1 से करोगे। इसके बाद आता है 5, उसके अलावा 7, उसके अलावा देखो, अब 9 मत लिख लेना यहां पर। 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, 9 को तुम 9 से भी विभाजित कर सकते हो, 9 को तुम 1 से भी विभाजित कर सकते हो, और 9 को तुम 3 से भी विभाजित कर सकते हो, है ना। तो 9 को आप क्या कर सकते हो, 9 से, 1 से और 3 से, तीनों संख्याओं से विभाजित कर सकते हो। तो इसका मतलब सिंपल है बच्चों कि 9 एक ऐसी संख्या है जो अपने और 1 के अलावा एक और संख्या से दोस्ती रखती है, 3। तो यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसी जो संख्याएं होंगी बच्चों जो कि केवल खुद से और 1 से विभाजित हों, वो अभाज्य संख्या होंगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, इसके बाद 23। तो ऐसे नंबर जो हैं वो तुम्हारे अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तुम्हारी एक लौती अभाज्य और सम संख्या, ठीक है, एक लौती अभाज्य और सम संख्या होती है तुम्हारी 2। ये संख्या अभाज्य भी है, ठीक है, और ये सम भी है। ठीक है, क्योंकि 2 हमारा सम संख्या भी होता है और 2 हमारा अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 ही एकलौती ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य सम संख्या है। बिल्कुल बेसिक से तुम्हें एक एक चीज समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। अगर तुमने ये सही से कर लिया तो तुम्हारा काम यहीं पे हो जाएगा। तुम यहीं पे बिल्कुल एकदम कहोगे कमल सर एकदम मक्खन की तरह से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, इसकी दूसरी बहन है क्या, भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य की दूसरी बहन है भाज्य संख्या। यहां पे क्या कहानी है, बस उसका उल्टा कर दो कि भैया देखो, ऐसी संख्याएं जो अपने और 1 के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब दूसरी जो गणित की परिभाषा है उसके हिसाब से क्या है कि भैया देखो, वो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4,
4 की बात करें तो 4 खुद से भी विभाजित होता है, 4 1 से भी विभाजित होता है, और 4 अपने और 1 के अलावा 2 से भी विभाजित होता है। ठीक है, 4 के बाद आता है हमारा 6, 6 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद आता है 10, 10 के बाद आता है हमारा क्या 12, ठीक है, 12 के बाद आता है हमारा 14, 14 के बाद आता है 15। ठीक है, यहां पर तुम देख सकते हो 9 खुद से भी विभाजित है, 1 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसलिए भाज्य संख्या। 15 खुद से भी विभाजित है, 1 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है, 4 अपना 3 से भी विभाजित है, तो इसके कुल मिलाकर 4 गुणनखंड होते हैं, तो इसीलिए भाज्य संख्या के अंदर आता है। ठीक है, और इस तरीके की और भी हमारी बहुत सारी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य संख्या सबको क्लियर हो गई। ठीक, अब देखो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कुछ नहीं कहती, वो बस इतना कहती है कि आप भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हो। देखो कैसे, ये रहा, क्या कहती है ये कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, देखो जो जो शब्द याद करने वाले हैं उन्हें मैं दिखा देता हूं। प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यानी कि गुणनखंडित कर सकते हैं। ठीक है, यह गुणनखंड जो होगा वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। मतलब कि किसी एक भाज्य संख्या का जो आप गुणनखंड करोगे उसके जैसा गुणनखंड किसी दूसरी संख्या का नहीं हो सकता है। जैसे मैं भाज्य संख्या उठा लेता हूं, एक मैंने उठा ली 18, ठीक है, और एक मैंने उठा लिया 9। ठीक है, 9 नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, 22। चलो, तो देखो अगर तुम 22 को तोड़ के लिखते हो, ठीक है, अगर तुम 18, सबसे पहले 18 को तोड़ के लिखो, क्या लिख सकते हो तुम 18 को? 9 गुणा 2। 18 हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, 18 को तुमने तोड़ के लिखा 9 गुणा 2। अभी तुम इसे और भी ज्यादा तोड़ सकते हो, कैसे? 9 को तुमने लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 2। तो अब तुम देख सकते हो बच्चों कि तुम्हारी एक भाज्य संख्या को, एक भाज्य संख्या 18 को तुमने 3, 3 और 2 यानी कि आपका इन 3 संख्याओं के गुणनखंड में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, व्यक्त कर दिया। इसका मतलब यहां पे 3, 3 और 2 क्या है? तीनों की तीनों संख्याएं जो हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि आपने एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ दिया। और यही तो बोल रही है हमारी प्रमेय कि भैया कोई भी भाज्य संख्या हो दुनिया जमाने की, दुनिया जमाने की कोई भी भाज्य संख्या हो, आप उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। बस यही तो बोला है इसने, ये रहा। सेम तुम 22 को क्या लिख सकते हो? 22 को तुम लिख सकते हो 11 गुणा 2। 11 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है। तो सिंपल बस यही है, ठीक है, सिंपल बस यही है कि तुम दुनिया जमाने की कोई भी अभाज्य संख्या उठाओ, कोई भी भाज्य संख्या उठाओ, उसे तुम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, कहानी सबको समझ में आ गई? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय सबको क्लियर हो गई? जल्दी बताओ मुझे, क्लियर है? क्योंकि अब हम यहां से चलेंगे हमारे मेन टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम पे। तो जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर है? अरे चमका के नहीं चमका, जल्दी बताओ भाई। क्लियर है सबको? हाँ भाई, चमक गया बढ़िया से। चलो, तो अब देखो ये जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ने हमें बोला ना कि भैया देखो, जो ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ने हमें बोला कि आप हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में तोड़ सकते हो, बस इसी से हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मेथड निकल के आता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, एचसीएफ यानी कि हमारा महत्तम समापवर्तक यानी कि में से, और एलसीएम यानी कि हमारा लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि ले से। ठीक है, इन दोनों को निकालने के लिए हमारा क्या है? हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। और वो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? देखो भैया, अभाज्य गुणनखंड विधि ये कहती है, देखो पहले 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, एक नंबर, यही दोनों नंबर ले लेते हैं 18, या थोड़े बड़े नंबर लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर ले लिए मैंने, एक तो 112, ठीक है, और एक ले लिया मैंने 68। हमसे बोला जा रहा है कि इन दोनों का क्या निकालो? इन दोनों का
ले से और मैं से निकालो। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम करना है तुम्हें अभाज्य गुणनखंड निकालना है इन दोनों का। देखो भाई, अब क्लास 8th से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, बल्कि क्लास 7th से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। जिसे नहीं याद है मैं याद दिला देता हूं, देखते चलो। क्या करना है? सबसे पहले ऐसे एक टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल में एक साइड वो नंबर लिखो जिसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 112, ठीक है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो जिससे ये नंबर कट रहा है। नंबर के लास्ट में 2 आ रहा है तो ये 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी जिससे ये कट रहा है 2। 2 से भाग कर दो, इसे कितना आएगा? 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 56 आ गया, ठीक है। फिर सेम काम जो अभी ऊपर किया फिर वो यहां पर कर दो। क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 56 कट रहा है, नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि ये भी 2 से कट जाएगा, ठीक है। कितना? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर वही काम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये नंबर पूरी तरीके से कट रहा है, 28 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, 14 दूनी 28। फिर वही चीज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 14 पूरी तरीके से कट रहा है, क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा 2 सत्ते 14। अब सबसे छोटी संख्या जिससे 7 पूरी तरीके से कट रहा है, तो एक लौती संख्या है जिससे 7 कटेगा। 7 तो एक अभाज्य संख्या है, 7 अपना खुद से ही कटेगा, 7 एकम 7, खत्म किस्सा। तो जैसे ही पूरा विभाजन करते करते लास्ट में 1 आ जाए तो समझ लो तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया। यानी कि 112 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है? इसे हमें घात के रूप में लिखना है। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 2 की घात 4 गुणा 7 की घात 1। चलो जी, ये तो हो गया हमारा 112 का अभाज्य गुणनखंड। अब कर लेते हैं किसका? 68 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यहीं पर करते हैं साइड में 68। फिर वही काम, 68 का अभाज्य गुणनखंड जल्दी से कमेंट में बताओ क्या आ रहा है। सबसे छोटी संख्या जिससे 68 यानी कि 68 पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, 2 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है। सबसे छोटी संख्या जिससे हमारा 34 जो है वो विभाजित हो जाए, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये हो जाएगी 2 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। और भैया सबसे छोटी संख्या जिससे आपका 17 जो है वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो 17 एक अभाज्य संख्या होती है और 17 खुद से विभाजित होगा, तो 17 एकम 17। तो यानी कि 68 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आ गया कितना? 2 गुणा 2 गुणा 17, यानी कि 2 की घात 2 और 17 की घात 1, है ना। समझ में आ गया सबको? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है समझ में आ गया। अब जब तुमने एक बार अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया और उसे घात के रूप में लिख लिया, तो उससे बच्चों अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा समझ लो, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम पे 110% क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो देखो भैया, जब तुम किसी संख्या, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हो, तो अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंडों के सबसे कम घात वाले पदों का गुणनफल लेते हैं। मैंने क्या बोला? अभाज्य गुणनखंड में सब आपके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, यानी कि कॉमन, जो ऐसे गुणनखंड हो जो कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में प्रेजेंट हो, उनकी सबसे कम घात वाले पदों का गुणनफल लेना है, ठीक है। तो भैया देखो, यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? यहां पर इकलौता गुणनखंड है जो कि उभयनिष्ठ है। 112 का अभाज्य गुणनखंड ये रहा, 68 का अभाज्य गुणनखंड ये रहा, दोनों में उभयनिष्ठ, यानी कि ऐसा गुणनखंड जो कि दोनों में आ रहा है, वो कौन सा है? वो है केवल 2। यहाँ पे 2 की घात 4, यहाँ पे 2 की घात 2, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे कम घात वाला पद, तो सबसे कम घात कौन सी? यहां पर है 4, यहां पर है 2, तो सबसे कम घात वाला पद ये रहा, 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 यानी कि कितना हो गया? 2 की घात 2 4। ये लो, ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ, सिंपल।
अगर यहां पर 2 के अलावा कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता, यानी कि यहां पर मान लो अगर यहां पर 7 की घात 2 भी होता, यहां पर 7 की घात 2 भी होता, तो हम क्या करते, 2 की घात 2 और 2 की घात 4 में से 2 की घात 2 ले लेते, और 7 की घात 1 और 7 की घात 2, क्योंकि 7 भी हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, तो 7 की घात 1 और 7 की घात 2 में से कौन सा, 7 की घात 1 को यहां पर गुणा कर लेते हैं, तो हमारा फिर बन जाता 2 की घात 2 4 गुणा 7 कितना, हमारा 7 चौक 28, 28 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अभी भैया यहां पर हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हटा दो इन्हें, ठीक है। अभी हमारा केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो है 2, और 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2, तो 2 की घात 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। HCF सबको समझ में आ गया, चमका बहुत बढ़िया से, क्लियर हो गया मेरे लाल। अब देखो HCF के बाद एक और चीज आती है और वो है LCM। LCM कैसे निकलेगा, तो देखो HCF निकालने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात लेनी थी, लेकिन LCM निकालने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। LCM निकालने के लिए तुम्हें सबसे, जितने भी तुम्हारे अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी वाली घात लेनी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारा आता है 2, तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 2, 2 की घात 4, सबसे बड़ी घात है 4, तो भैया पहला गुणनखंड है 2, उसकी सबसे बड़ी घात 4 हो गई, ठीक है। दूसरा गुणनखंड है 7, 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1, बाकी तो है ही नहीं, तो 7 की घात 1, और उसके बाद कितना है 17, तो 17 की घात 1, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 करी तो 16 हो गया, गुणा 7 गुणा 17, ठीक है, क्लियर है। बस अब क्या करो, इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा कर लो, जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। LCM निकल कर आ गया कितना, 16 गुणा 7 करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 112, ठीक है, गुणा 17, 17 की गुणा इसमें कर लेते हैं, कितना आएगा, देखो LCM निकल कर आ जाएगा हमारा 17 दूनी 34 का 4 हासिल को गया 3, 17 एकम 17 और 3 हो गया हमारा कितना 20 का 0 हासिल को गया 2, 17 एकम 17 और 2, ये हो जाएगा 19। ये लो भाई दोबारा देख लो, 17 दूनी 34 का 4 हासिल को गया कितना, 17 दूनी 34 का 4 हासिल को गया 3, 17 एकम 17 और 3, 20 का 0 हासिल को गया 2, 17 एकम 17 और 2 19, ठीक है। तो LCM निकल कर आ गया 1904, खत्म किस्सा। तो इस तरीके से आप दो संख्याओं का HCF और LCM निकालते हो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। क्लियर हो गया, आ गया सबको समझ में। अब देखो यहां पर एक रिलेशन है, ठीक है, HCF और LCM का, और वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम दो पूर्णांकों को, आपका A और B है दो, क्या A और B दोनों पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, क्लियरली लिखते हैं हम यहां पर, A और B हमारे दो धनात्मक पूर्णांक है। अगर तुम दो धनात्मक पूर्णांकों को लेकर उनका HCF और LCM निकालते हो तो एक रिलेशन निकलता है बच्चों, और इस रिलेशन को बहुत ध्यान से याद रखना। ये रिलेशन क्या कहता है कि भाई देखो A और B अगर दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो इनके HCF और LCM का गुणनफल इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर तुम देख लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है भाई, अपना अपने पास है HCF 4 और LCM 1904, ठीक है, 4 और 1904, और इधर तुम्हारा A और B, A और B क्या है 112 और 68, 112 और 68, सिंपल, बस गुणा करके देख लो, तुम्हारा आंसर देख लो बिल्कुल सेम आएगा। 4 चौक 16 का 6 हासिल को गया 1, ये आ गया 1, 4 निम 36 का 6 हासिल को गया 3, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है। इधर इसकी गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास, देखो भाई यहां पर करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें, वैसे तो सेम ही आएगा, करने की कोई जरूरत नहीं है। 8 दूनी 16 का 6 हासिल को गया 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8, 6 दूनी 12 का 2 हासिल को गया 1, 6 एकम 6 और 1 7 और 6 एकम 6, तो ये आ गया 6, 9 और 2 11 हासिल को गया 1, 8 8 16 का 6 हासिल को गया 1, 7 6 1 6। तो तुम देख सकते हो हमने दो संख्याएं ली 112 और 68, ठीक है।
इनका जो HCF और LCM निकाला, इनके HCF और LCM का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो ये जो सूत्र है बच्चों तुम्हें याद रखना है कि भैया दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आ गया सबको समझ में? जल्दी से बताओ मुझे, ये क्लियर है सबको? चलो भाई, तो अब एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, होमवर्क है, ट्राई मारना। ये रहा क्वेश्चन, तुम्हें दे रखा है A 8 है, A और B का HCF 4 है, LCM A और B का 12 है, तुम्हें B का मान निकालना है। ठीक है, सारी चीजें मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आई होप तुम लोगों को अच्छे समझ में आई होंगी। ठीक है, ऑप्शन तुम्हारे सामने है, आंसर बताना मुझे, आंसर क्या होगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक, तब तक के लिए मुझे जरा बताओ कि देखो, अगर तुम आज की क्लास को पूरा ढंग से समझ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसी चीज बचेगी जो तुम्हें समझ में ना आए। एक एक चीज मैंने पूरी अच्छी तरीके से करा दी है। बाकी मैं यानी कि तुम्हारे कमल सर मिलते हैं तुमसे सीधा तुम्हारी अगली क्लास में। तब तक के लिए सारे बालक अपना ध्यान रखो, जो क्वेश्चन दिया है उसकी प्रैक्टिस कर लेना, जितना कराया है उसे ध्यान से पढ़ लेना, नोट्स प्रॉपरली बना लेना। ठीक है, बाकी तो तुम्हें ये मिलेगी ही स्लाइड, तो वो देख लेना। मैं मिलता हूं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।